हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए क्लास देख रहे हो। आज के इस क्लास में आपको करंट अफेयर्स से सबसे पहले तो बैंक दर के बारे में जानना है, फिर भारत का जो CAA बिल है उसके बारे में, भारत का नया मानचित्र, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जिसमें कि भारत भी शामिल हो चुके हैं, प्रमुख रामसर साइट्स जो है, मिशन चंद्रयान-2, भारत का जो भारत सरकार के द्वारा जो आगे आने वाला जो कुछ काम है जो कब तक कंप्लीट कर लेना है उसके बारे में, भारत का नया संसद भवन बन रहा है आपको पता होगा उसके बारे में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत का लॉकडाउन और भारत की पहली किसान रेल के बारे में आज आपको इस क्लास में जानना है। तो 10 से 15 मिनट के आसपास बनिएगा मेरे साथ, समझने की आप कोशिश करिएगा, आपको क्लास काफ़ी अच्छा लगेगा। आपके 67वीं बीपीएससी में यहाँ से सवाल आना ही आना है, तो मेन जो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछेगा बस उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें के बारे में समझेंगे। यह डेट देख लीजिए, 1 नवंबर 2021 तक का जो कंडीशन है, मतलब वहाँ तक 1 नवंबर 2021 तक के बारे में ही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आपके एग्जाम में यहीं से पूछेगा। सबसे पहले आप देखिए बैंक दर, तो बैंक दर 4.25% है। समझेंगे, एक तरह का यह ब्याज दर होता है जिसके तहत RBI को दिए गए ऋण, मतलब RBI जो ऋण देता है उसके बदले में जो वो पैसा वसूलता है उसे कहा जाता है। यह जो है बैंक दर, मतलब ऐसा समझेंगे कि सेंट्रल बैंक जो है ये रिजर्व बैंक, इसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक को जो पैसा दिया जाता है वो कितना परसेंट है, तो 4.25। अगर आपसे रेपो दर पूछता है तो 4% ध्यान रखना है। देखिए, रेपो दर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, बैंक के द्वारा ही लिया गया एक कर्ज होता है, ठीक है। ऐसा आप रात भर के लिए जो कर्ज लिया जाता है उसे आप कह सकते हैं कि रेपो दर कहा जाता है। अगर RBI रेपो दर कम करेगा तो बैंक भी जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो कम करेगा आपके लिए, ठीक है। अब रिवर्स रेपो दर के बारे में समझेंगे जो कि 3.35% है। देखिए, बैंक के पास जो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो मतलब पैसा होता है वो उसे केंद्रीय बैंक को के पास जमा करा देता है। इस जमा राशि पर बैंक को ब्याज का लाभ तो मिलता ही है, जिसके वजह से कि बैंक को RBI में उनके धन पर जो ब्याज मिलता है उसे ही आप कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ध्यान रखेंगे, अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो केंद्रीय बैंक के पास वो जमा कर देंगे और वहाँ से अपना पैसा वो वहाँ से ले लेता है। तो वह कितना है, तो 3.35%। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं CRR क्या है। CRR अभी भारत का 4% है। CRR के बारे में समझिएगा, यह एक निश्चित परसेंट में होता है जो कि कॉमर्शियल बैंक की ओर से RBI के पास रखे जाने वाला धन होता है। ध्यान रखेंगे CRR। तो CRR अभी कितना है, बस 4%, ध्यान रखना है। अब आते हैं SLR के बारे में समझिएगा। SLR बैंक के पास उपलब्ध जमा, वो मतलब पैसा होता है, वो हिस्सा होता है जिससे उन्हें अपनी जमा पर, समझिएगा, जमा पूंजी पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, ठीक है। SLR उसे कहते हैं और वह 18% है। अब देखते हैं MSF, ये आपका 4.25% है। यह क्या है, तो देखिए, बैंक इसके जरिए RBI से 8.25% तक की ब्याज से मतलब कर्ज ले सकता है। MFS 4.25% है। इसके तहत बैंक RBI से 8.25% तक रुपए ले सकता है, मतलब उस पर ब्याज के रूप में वो देगा, उतना कर्ज ले सकता है। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा, एक बार आप फिर से फास्ट में समझ लीजिए। बैंक दर आपका 4.25%, रेपो दर 4% है, रिवर्स रेपो दर 3.35% और CRR 4% है, SLR 18% है और MSF जो है आपका 4.2% है। यह आपका जो कंडीशन है ये आपका 1 नवंबर 2021 तक के बारे में बताया गया है। अब आते हैं CAA बिल के बारे में जानते हैं। नागरिकता संशोधन बिल, CAB हो गया वो, क्योंकि बिल बन चुका है, राष्ट्रपति का साइन होने के बाद आपको पता है कि बिल यहाँ पे जैसे B है वो लग जाएगा। पहले ये था CAA, ठीक है, नागरिकता संशोधन बिल जो है, इसके बारे में समझिए। 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर, डेट ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 2019 को, और राज्यसभा से बस उसके 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इस बिल के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, यहाँ पे देखिए, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। CAA से हटकर CAB बन गया है। कब,
राष्ट्रपति का साइन कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 2019 को, लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 और उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था। और राष्ट्रपति का साइन होता है आपका 12 दिसंबर 2019 को। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देश ध्यान रखेंगे, इससे जो प्रताड़ित थे कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे, मतलब उन्हें नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब 11 साल के स्थान पर बस 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। अगर पूछे कि सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955, उसी को संशोधित किया गया था, जैसा कि अभी आपने देखा था 1955 में सबसे पहले आया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 पता ही होगा आपको कि नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है, ध्यान रखिएगा 126वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपको भी बताया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे तो 2 बार और आप क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अब देखते हैं भारत का जो नया मानचित्र भारत के द्वारा तैयार किया गया उसके बारे में समझेंगे। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य कितना? 28 हो गया और केंद्र शासित प्रदेश आपका 9 है। यह मानचित्र किसके द्वारा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे से पीओके के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिले कारगिल और लेह भी इसमें शामिल है, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किए गए हैं। उसके बाद देखिए, जिससे पाक अधिकृत 2 जिला कौन कौन सा? मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद, ध्यान रखिएगा मुजफ्फराबाद और मीरपुर भी शामिल है इसमें। एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे गिलगित वजारत, फिर आपका चिलास जनजातीय क्षेत्र और लेह और लद्दाख को भी इसमें शामिल किया गया है। देखेंगे, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। कब से? 26 जनवरी 2020 के बाद से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य देखिए, अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या। तो आप भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या, तो आपका यहाँ पे 5 देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन गए हैं। और ये कब तक के लिए? तो आपको पता है 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य बनता है, तो 31 दिसंबर 2022 तक ये अस्थायी सदस्य के रूप में रहेंगे। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में समझ लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछे। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा में है, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में, वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है, तसोकर झील लद्दाख, सूर सरोवर जो आपका आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काबरताल झील बेगूसराय जो कि बिहार में है, हो सकता है बिहार स्पेशल में पूछ ले। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य सतलज नदी क्षेत्र में जो कि पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, वो भी आपका उत्तर प्रदेश में है। समान पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य आपका हो जाएगा हरदोई, सेम फिर वहीं पे उत्तर प्रदेश में ही है। इटावा में कौन सा है देखेंगे, सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य नासिक महाराष्ट्र में है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षण जो है ये आपका आरक्षित है, ये कहाँ पर? गुरदासपुर पंजाब में। और व्यास संरक्षण रिजर्व जो है आपका पंजाब में है। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, अगर याद नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? ईरान के शहर
रामसर में हुआ था, जो कि 1971 में हुआ था। रामसर कन्वेंशन के काम का जो शुरू हुआ था वो 21 दिसंबर 1975 से। सर्वाधिक शामिल स्थल वाला कौन सा देश है? तो यूनाइटेड किंगडम, इसका 175 है। नेक्स्ट है, भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1 फरवरी 1982 को। वर्तमान में भारत में रामसर साइट्सों की संख्या टोटल कितना है? तो 46, ध्यान रखिएगा, 46 तो आपको ध्यान रखना ही है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं? तो उत्तर प्रदेश, 8 है उत्तर प्रदेश में। फिर है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, आपको ध्यान रखना है, कब? 2 फरवरी को। नेक्स्ट है, रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया का। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है सुंदरवन, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि पूछे तो रेणुका, आपका हिमाचल प्रदेश में है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि कौन सा है? तो हरिके बैराज है, ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। देखिए, चंद्रयान 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। कुल वजन था 3.8 टन। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में है, के द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली 640 टन के बाहुबली रॉकेट कौन सा? GSLV मार्क 3, नाम ध्यान रखेंगे, के द्वारा लॉन्च किया गया था। जिसकी लैंडिंग के बारे में बात करेंगे तो 48 दिनों के बाद, कब? तो 7 दिसंबर 2019 को होना था। मगर क्या हुआ कि चंद्रमा पर पहुंचने से बस 2.1 किलोमीटर के पहले ही इसका इसरो से संपर्क टूट जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, रॉकेट GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। लैंडिंग 48 दिन के बाद होना था, कब? 7 सितंबर 2019 को। अगर पूछे तो 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा, जिसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है, इसके द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली 640 टन के बाहुबली रॉकेट नाम GSLV मार्क 3 लॉन्च किया गया, जिसकी लैंडिंग 48 दिन के बाद 7 सितंबर 2019 को होना था। बट क्या हुआ कि इसरो से संपर्क टूट गया। कितना पहले? 2.1 किलोमीटर पहले बस। अब आइए देखते हैं चंद्रयान 2 के जो महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और आपका रोवर है, ठीक है। अब देखिए, लैंडर को क्या नाम दिया गया था, समझिएगा। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। इस मिशन की जो कुल लागत है 978 करोड़ रुपए था। इस मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर M विनीता एवं रितु करियल थी। नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 नाम। महिला प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन? M विनीता और रितु करियल थी। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष पूछ ले आपसे तो K सिवन थे। चंद्रयान मिशन 1 को 22 अक्टूबर 2008 को G माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किसे? मिशन 1 को। ये बात ध्यान रखिएगा, चंद्रयान मिशन 1 के बारे में बताया गया आपको 22 अक्टूबर 2008 को G माधवन नायर की अध्यक्षता में। अभी K सिवन थे और उस वक्त G माधवन जी थे। इसरो के द्वारा PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत का नया संसद भवन जो बन रहा है उसके बारे में समझ लीजिए, इससे भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 तक में पूरा करना है। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है, जिसमें कि 861.9 करोड़ रुपए का ये टेंडर था। नेक्स्ट है कि भवन का जो डिजाइन है HCP डिजाइन एंड कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा, जो कि आपका 4 मंजिला है। नए संसद भवन के निर्माण की कुल लागत अगर पूछे तो 971 करोड़ रुपए का है। नए संसद भवन के बारे में समझिए कि इसका कितना एरिया में यह होगा, तो 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। नए संसद भवन जो सेंट्रल विस्टा है ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र जब होगा उसमें कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदस्य जो सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा से 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी, ठीक है।
अब आते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 143वीं माफ़ कीजिएगा 143वीं जयंती पर 182 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। हाइट कितना है 182, अगर फीट में पूछे तो 597 फीट का है। स्थान देख लीजिए, साधु बेट द्वीप, सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला में, गुजरात में है। आधार के साथ अगर पूछे पूरा उसका ऊंचाई आपका ना तो 240 मीटर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और फीट में पूछता है तो 788.4 फीट होगा। शिल्पकार का नाम है राम वी सुतार और निर्माण कंपनी L&T है। कुल लागत 2400 करोड़ रुपए है और लगभग 650 करोड़ रुपए इसके रख रखाव पे खर्च आएगा। अब देखते हैं भारत में जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के टाइम में, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले जनता कर्फ्यू किस डेट को लगा था? 22 मार्च 2020 को। लॉकडाउन जो 1 हुआ 25 अप्रैल से 14 अप्रैल के लिए था, 2020 में 21 दिनों के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे घोषणाकर्ता कौन है। लॉकडाउन 2 की बात करेंगे तो फिर 14 अप्रैल के बाद बस 15 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 3 मई 2020 तक चला। फिर उसके एक दिन बाद लॉकडाउन 3 आता है 4 मई से 17 मई के लिए, 14 दिनों के लिए। लॉकडाउन 4 है आपका उसके फिर अगले दिन 18 मई से लेकर 31 जून 2020 तक, वो भी आपका 14 दिनों के लिए था। और लास्ट जो लॉकडाउन 5 था 1 जून से लेकर 30 जून 2020 तक के लिए था, जो कि 30 दिनों का था। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा और दूसरा जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आइए अब देखते हैं भारत की पहली किसान रेल के बारे में। शुरुआत होता है 7 अगस्त 2020 को, समझेंगे। भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को रेल मंत्री उस वक्त पीयूष गोयल के द्वारा और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? तो महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक हुआ था। उद्देश्य क्या था कि क्यों शुरुआत करनी पड़ी? तो किसानों के कम समय में खराब होने वाले उत्पादों को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाना था, इसीलिए किसान रेल की शुरुआत की गई। दूसरा देख लीजिए, दक्षिण भारत की पहली, समझेंगे, दक्षिण भारत की पहली, देश की मगर वो दूसरी हो जाएगी, किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है, से आदर्श नगर दिल्ली तक के लिए चालू हुआ था। और आज का मेन पॉइंट एक समझेंगे, 100वां किसान रेल की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के संगोला से लेकर पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चला था। तो ठीक है, आपने देखा 100वां किसान रेल कहाँ से? 28 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक पहुंचा था भारत की दूसरी किसान रेल। ठीक है, दूसरी नहीं 100वीं किसान रेल। फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट के आसपास, आपका 18-20 मिनट के आसपास आज का क्लास हो गया होगा। आपने देखा बैंक रेट के बारे में, CAA भारत का नया मानचित्र, सुरक्षा परिषद के बारे में, भारत का जो प्रमुख रामसर साइट्स है, चंद्रयान मिशन 2, मिशन 1 के बारे में आपको बताया गया। भारत सरकार का जो आगामी आने वाला एक बचा आपका जो लक्ष्य है उसके बारे में आपको अभी नहीं बताया गया इस क्लास में, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, उसे भी आप देखिएगा। ये स्टेचू ऑफ यूनिटी आपने देखा, भारत का लॉकडाउन देखा और भारत की पहली किसान रेल और 100वीं किसान रेल आपने देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अभी और भी काफ़ी सारा BPSC के लिए प्रैक्टिस सेट आएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर देखिएगा। ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक ज़रूर दिखा होगा और आप प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए विषय एकेडमी के साथ, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।